जी जी ओके। तो इन्फेंसी पीरियड की तो हमने बात किया था। तो इन्फेंसी मीन शिशु काल, शैशवावस्था, और शैशवावस्था के बारे में हमने इसमें करेक्टरिस्टिक्स और इनकी एजुकेशन कैसे हो, तो करेक्टरिस्टिक्स और कुछ स्टेटमेंट्स जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। तो इसमें 2-3 स्टेटमेंट्स हैं जो मनोवैज्ञानिकों के हैं। उसमें फ्रॉइड का स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि 4-5 वर्ष में बच्चा वह सब कुछ बन जाता है जो कुछ वह भावी जीवन में बनना होता है। ऐसे समझिए उसके 4-5 वर्ष, जीवन के आरंभिक वर्ष के 4-5 वर्ष ही उसके बाकी जीवन के लिए एक आधार का काम करेंगे। तो ये फ्रॉइड का स्टेटमेंट है कि 4-5 साल में बच्चा वो सब कुछ बन जाएगा जो उसको भविष्य में बनना है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे याद रखना होगा, कई बार पूछ लेता है कि जो बाल विकास की कौन सी अवस्था है जिसको भयानक काल कहेंगे, तो ये हरलॉक ने कहा है शैशवावस्था को कि ये भयानक काल है। वो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो इसी अवस्था में उनका पोषण की कमी से या उनके स्वास्थ्य की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए भयानक काल है। एक और स्टेटमेंट यहाँ पर आपको शेयर किया था गुड एनफ का। तो गुड एनफ का कहना यह था कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये गुड एनफ का स्टेटमेंट था, इसको आपको याद रखने हैं। ये 3-4 मनोवैज्ञानिक हैं जिनका स्टेटमेंट आपको टेट के एग्जाम की दृष्टि से याद रखना महत्वपूर्ण है। एक गैसल नाम के मनोवैज्ञानिक भी हुए जिनका जिक्र किया गया था लास्ट क्लास में। उनका कहना यह था कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों में जो सीख रहा है उसका 2 गुना सीख लेता है। इसलिए ये शैशवावस्था का जो टाइमिंग है 0 to 6 ईयर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन के लिए होता है। यदि इस टाइम ड्यूरेशन में हमने बच्चे की ठीक प्रकार से देखभाल की और उसको सही दिशा दे पाए तो भविष्य में क्या बनेगा, कहां पहुंचेगा, इसके लिए हम एक नींव तैयार करेंगे। यानी फाउंडेशन आपने भविष्य में उसको क्या बनाना है उसकी तैयार कर लिए। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक यहाँ पर यह भी कहते हैं कि शुरुआत के हमको 4-5 साल हमें दे दीजिए, आप जो चाहें उसको हम वैसा बना देंगे। यहाँ पर वॉटसन का स्टेटमेंट भी आता है क्योंकि उनका कहना यही था कि स्टार्टिंग के 4-5 साल हमको दे दीजिए, बाकी आप बच्चे को जो बनाना चाहते हैं बना के दे देंगे। तो कुछ विशेषताएं इनकी देख लेते हैं। कई बार पूछ लेता है कि विशेषताओं में ये कौन कौन सी विशेषताएं जो शैशवावस्था की नहीं है या है, तो उसमें पॉइंट बन सकता है। तो विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट आपको जो बताया गया था उसमें वृद्धि और विकास, जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा उसकी स्पीड काफी फास्ट होती है। इसके बाद तो कुछ लोगों का माइक इस समय अनम्यूट है, तो सभी म्यूट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। हो सकता है आपके साथियों को आवाज सुनने में प्रॉब्लम आए। किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप उस समय अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, बाकी इस समय आप म्यूट रखेंगे तो बेटर रहेगा, इसलिए आपके साथियों को कोई समस्या ना आए सुनने में। सर आपका वीडियो ऑफ है? नहीं सर। जी जी बताएं। वीडियो आ नहीं रहा है? नहीं, वीडियो को हमने इस समय ऑफ कर रखा है, इससे इंटरनेट की प्रॉब्लम ना हो और साउंड क्लियर रहे। इस समय वीडियो के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ होगा व्हाइट बोर्ड पे आपको लिखा जाएगा, तो अभी कुछ नहीं है उससे संबंधित, ठीक है ना। अभी कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है और वीडियो हमने ऑफ इसीलिए किया हुआ है कि इंटरनेट का कोई इशू ना आए, आप ठीक से सुन पाए। ओके सर। हाँ, तो इसमें जो विशेषताओं की बात हो रही थी, तो विशेषताओं में जो पहली विशेषता है उसमें वृद्धि एवं विकास से जुड़ा हुआ है। ये शिशु काल चल रहा है तो शिशु काल की हम बात करेंगे। इसमें ये रिवीजन चल रहा था शिशु काल 0 to 6 ईयर्स वाला। तो इसमें पहली विशेषता जो हमने बताया उसमें वृद्धि और विकास में तीव्रता होती है, उसके आकार और भार में भी तीव्र वृद्धि का काल है। उसकी जो इंटरनल मोबिलिटी है, आंतरिक गतिशीलता, वो बहुत अधिक होती है। इनके इमोशंस भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि लव, अफेक्शन, इमोशन, इस टाइप के जो संवेग हैं इनके विकसित होना शुरू हो जाते हैं शैशवावस्था में। ये इसलिए बताया जा रहा है, कई बार सवाल पूछ लेता है कि शैशवावस्था की कौन सी विशेषता इसमें प्रमुख है या फिर इसमें से कौन सी नहीं, इस टाइप से। इन पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं अपने माता पिता पर। यह हर चीज के लिए, अपनी हर आवश्यकता के लिए दूसरे पर निर्भर, अपने संवेगात्मक संतुष्टि के लिए भी दूसरे पर डिपेंडेंट। और ये बच्चा
जो शैशवावस्था में होगा वो सदैव स्नेह करना भी चाहता है और पाना भी चाहता है। इनकी एक विशेषता ये भी यहाँ पर होती है, जो आत्म प्रदर्शन वाली बात है, ये अपना अधिकार जमाते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रदर्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा माता या पिता के पास उसके गोद में होगा तो दूसरा बच्चा लेते ही वो लड़ जाएगा, चिल्लाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो अधिकार जताते हैं कि ये मेरा है, ये मेरे हैं। इस तरीके से इनकी कल्पना और परिलोक की जो कहानियां होती हैं, एक आभासी दुनिया वो भी बना लेते हैं। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि छोटा बच्चा कभी कभी लेटते हुए पालने में या जैसे भी है तो कभी कभी मुस्कुराना शुरू कर देगा जब उसके पास कोई ना हो, कभी रोना, कभी चीखना, यानी कि उसकी अपनी एक अलग दुनिया है जिसको वो इमेजिन कर रहा है। तो ये चीज भी यहाँ पर डेवलप हो गई है। लेकिन इमेजिनेशन वाला जो क्लियर फॉर्म है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से जोड़ के देखेंगे वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। केवल ऐसी कल्पना है जिसका कोई आधार नहीं, आभासी दुनिया है, ऐसा मान सकते हैं। जैसे अचानक से मुस्कुराना, बोलना, जब कोई ना हो तब भी वो एक्सप्रेशन करता रहेगा क्योंकि उसका अपना एक परिलोक है, परियों की कहानी टाइप का। इस तरीके से वो बना लेते हैं अपना। संग्रह करने की एक टेंडेंसी होती है, सेल्फिश टाइप के होते हैं, ये हमेशा सारी चीजों को बस अपना अपना देखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो आत्म केंद्रित जिनको हम कह सकते हैं। और रही सोशल की बात, तो इस समय सोशल जो फीलिंग है, सामाजिकता, वो नहीं होती है। लास्ट के जब आप कहेंगे कि टोडलर एज है 3 to 6 ईयर्स, या जिसको हम कहें कि प्रारंभिक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था में जहां एंटर करेगा, संक्रमण काल है, उस स्टेज में यहां पर आप इसमें ये देख सकते हैं कि सामाजिकता का धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है। क्योंकि बाल्यावस्था गैंग एज है तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि उससे पहले थोड़ा सा लगाव उसका इसकी तरफ हो जाएगा जहां ट्रांजिशन की स्टेज होगी। ठीक शिशु काल की और विशेषताओं की बात करें तो इमोशनली जो इनकी फीलिंग्स है वो अनस्टेबल होते हैं। याद रखना है आपको, अनस्टेबल मीन्स जो संवेग इनके होंगे वो टिकाऊ नहीं है। जैसे वो खुश हो रहा है तो अचानक से हो सकता है कि कुछ ही सेकंड, कुछ ही अंतराल में वो रोना शुरू हो जाए, या रो रहा है, आपने वो चीज अचानक से दी और चुप अचानक से हो गया। यानी कि वो संवेगों पर यहाँ अनस्टेबिलिटी है कि कब क्या होगा। स्टेबिलिटी नहीं कि वो चल रहा है तो उसकी फीलिंग वैसी ही होगी, ऐसा कुछ नहीं। वो अस्थायी रूप से है जो कुछ आप देख रहे हैं। यानी कि संवेगों का जो कंट्रोल है, पता नहीं उनका कब क्या हो जाए, कुछ कंट्रोल नहीं, ऑटोमेटिक चल रहा है। कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ऐसा उससे फिक्स नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद दो महत्वपूर्ण हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बताए थे, ग्रंथियां जो विकसित हो जाते हैं जो महत्वपूर्ण है, सीटेट के लिए भी, यूपीटेट के लिए भी। उसमें नाम बताया था आपको ऑडिपस और इलेक्ट्रा, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस और इलेक्ट्रा दोनों को आप हिंदी में भी यही लिखेंगे, ऑडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो ऑडिपस का मतलब ये होता है कि जो बॉयज है वो मां से अधिक लगाव करेंगे और जो गर्ल्स हैं वो पिता से अधिक लगाव करेंगे। यानी जो डिफरेंट जेंडर का जहां लगाव की बात है वो यहाँ पर शैशवावस्था में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पाया और कहा कि एक कॉम्प्लेक्स है जो इस समय पाया जाता है शैशवावस्था में। तो उसको जो बॉयज में पाया जाएगा उसको आप कहेंगे ऑडिपस, और जो गर्ल्स में पाया जाएगा उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रा। इसको याद रखना है। शुरुआत में एक सामान्य कॉन्सेप्ट था जिसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से ही दोनों को जाना जाता था कि विपरीत जेंडर के प्रति उनका जो लगाव है, इस कॉम्प्लेक्स को हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे। लेकिन बाद में इसको भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेट कर दिया दो भागों में कि केवल बॉयज को कहिए ऑडिपस और गर्ल्स का कहिए इलेक्ट्रा। ठीक। इसके बाद फिर हमने शैशवावस्था की बात की। यहाँ जो मानसिक विकास होगा उसकी गति भी कहीं ना कहीं तीव्र आपको दिखाई देगी। उसकी जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, स्पीड ऑफ क्वेश्चनिंग है, वो क्वेश्चन इतने पूछता है वहां पर कि दूसरे जो प्रश्न पूछेगा तो दूसरे प्रश्न के पहले प्रश्न का उत्तर भी वो लेना नहीं चाहता। उसको जैसे ही आप बताना चाहेंगे तो दूसरा सवाल होगा, उसको उत्तर बताएंगे तो तीसरा सवाल होगा, वो वेट भी नहीं करना चाहता, वो लगातार पूछना चाहता है। तो स्पीड ऑफ क्वेश्चनिंग बहुत फास्ट है शैशवावस्था में। ठीक, इसको आपको याद रखना है। लेकिन जो क्वेश्चन फॉर्म होंगे वो बौद्धिक रूप से अनडेवलप्ड होंगे, वो पूर्णतः विकसित क्वेश्चन नहीं होंगे। आप ये नहीं कह सकते क्वेश्चन है कि नहीं है, हो सकता है वो शॉर्ट में यही पूछे ये क्या, या फिर क्या भी ना लगाए, हाथ से ही बताए। तो वहां पर क्या है कि जो अमूर्त चिंतन है वो तो नहीं है, थिंकिंग का एक वेल मैनेज्ड जो स्वरूप है वो भी नहीं है।
लेकिन वो जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति उसमें बहुत तीव्र गति से पाई जाती। ये चीज शेष अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। ठीक, इसके बाद जो कल्पना की बात थी, तो कल्पनाशीलता भी योग करने लगता है, कुछ चीजों को रिपीट करता है, जैसे सुनता है तो उसको 2 बार बोलेगा, कई चीजों को आपने किया है तो वो भी प्रयास करेगा, यानी दोहराने की टेंडेंसी होगी, एक चीज को 2 बार बोलना, 3 बार बोलना, फॉलो अप करेगा। फॉलो अप के साथ साथ में कई चीजों को देखकर सीखना शुरू कर देता है। प्रत्यक्ष जो अनुभव है उनके आधार पर भी इसने लर्निंग का काम शुरू कर दिया है शेष अवस्था में। यानी कि लास्ट की जो स्टेज आएगी 6 इयर्स एप्रॉक्स, तो वहां तक आते आते इसने परसेप्शन के द्वारा, फॉलो अप के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा चीजों को सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। यहां पर एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है, इसको ये याद रखना है कि जहां मॉरलिटी की बात होगी कि नैतिक भावना का विकास हुआ है कि नहीं, तो आप बताएंगे कि इस समय नैतिक भावना नहीं होती है, इसलिए आपको नैतिक शिक्षा जैसे पाठ पढ़ाने की कतई आवश्यकता नहीं आंगनबाड़ी की। केवल वही चीजें बताएंगे जो डायरेक्टली वो व्यवहार में ढाल ले, लेकिन उपदेशात्मक जो स्वरूप बातें हैं, या आप कहें कि जो ईश्वर और आत्मा के प्रत्यय है, इस तरीके की चीजें आप बच्चे को शिक्षावस्था बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नैतिक भावना उनके अंदर नहीं है। वो नीति पर आधारित जो चीजें आप सिखाएंगे, सत्य अहिंसा टाइप की, वो उस समय उसके अंदर डेवलप नहीं हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे तो इनकी विशेषताओं में जो विभेदकारिता की बात होती, कई बार चीजें उनके सामने एक जैसी हों और एक जैसी चीजों को सामने रख दिया जाए तो उनमें भी ये विभेद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विभेदीकरण का जो कॉन्सेप्ट है इनको क्लियर नहीं होता। समय संबंधी जो कॉन्सेप्ट है, आज कल बीता हुआ कल, इनमें भी छोटे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षावस्था है, वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ उतना क्लियर नहीं हो पाया होता है। ठीक है, अब इनकी एजुकेशन कैसे हो, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार इसमें भी प्रश्न बन जाता है कि इनकी शिक्षा के लिए कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो पहली बात तो हमको ये याद रखनी है, क्योंकि इन्फेंसी पीरियड है और बच्चे की जो फॉर्मल एजुकेशन है आप सभी जानते हैं 6 से 14 साल की होती है, यहाँ बच्चा 6 साल का है। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स और ऐड कर लें आप कि जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में करंट गवर्नमेंट ने 3 to 6 इयर्स जो उसके 3 साल से अवस्था के हैं उनको भी अपने एजुकेशन सिस्टम में शामिल कर लिया। तो वहां पर जो 3 से 6 साल की जो अवस्था है उन्होंने इसको आंगनवाड़ी केंद्र से अटैच कर दिया। अब बच्चा विद्यालय चला गया, आंगनवाड़ी केंद्र में है, नर्सरी में है, तो वहां एजुकेशन का माहौल कैसा हो, इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसमें पहला जो पॉइंट्स होगा, आप बच्चों को किताबों में नहीं उलझाएंगे। इसके साथ साथ इन्फेंसी काल है, चूंकि बच्चा छोटा है, तो सबसे जो मेन पॉइंट है हरलॉक ने जो इंडिकेट किया था, ये भयंकर काल है, भयानक काल है। यहां पर पोषण के अभाव में या देखरेख के अभाव में सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु होती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि बच्चे को बचाना है, क्योंकि उस बच्चे का नाम भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि छोटे बच्चों को ही कहा जाता है कि बच्चा है, क्योंकि बच्चे का सेंस यहाँ पे ऐसे समझिए कि जिसको बचाना पड़े वो बच्चा होता है, जो अपने आप बचना सीख जाए वो बड़े हो जाए। तो इन्फेंसी काल का प्रॉपर बच्चा ही होता है, उसको बचाना पड़ेगा। किस चीज से? उसके माहौल में वो कैसे एक्ट कर रहा है, उसके पोषण से, उसके स्वास्थ्य को भी बचाना है, उसको सिखाना भी है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है वो इंडिकेट किया सभी मनोवैज्ञानिकों ने, इनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, भले वो आंगनबाड़ी केंद्र में हो या घर में हो। ऐसा अवस्था में सफाई पर भी ध्यान देना है, कहीं कुपोषण का शिकार ना हो जाए, खाना समय पर उसको मिलता रहे, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होगी। ऐसे नहीं कि बड़ों की तरह से कि दिन में 2 बार खाना खाएंगे और चल जाएगा। चूंकि बच्चा है तो बच्चे के हिसाब से उसको ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान इस तरह से रखना होगा। आंगनबाड़ी केंद्र में भी आपको पता होगा कि छोटे बच्चे होते हैं तो क्लास का ड्यूरेशन, यानी उनके साथ जो इंटरेक्शन करेगा शिक्षक, उसका टाइम ड्यूरेशन भी आप 50 मिनट्स नहीं रखेंगे, वहां पर 40 मिनट्स भी नहीं रखेंगे। आप 15 से 20 मिनट के बीच में ही बच्चों के साथ आएंगे, कुछ बातें करेंगे, फिर फ्रीडम दे देंगे आप उनको।
फिर 15 मिनट के लिए आप आएंगे, फिर फ्रीडम देंगे, और इसके बीच में बच्चों को थोड़ा सा पोषण से जुड़ा हुआ पहलू है, क्योंकि इन्फेंसी काल है तो हमको खाने का ध्यान रखना है, इसलिए बीच में उनके लिए बिस्किट है या अन्य जो चीजें हैं खाने की, उनको बीच बीच में ब्रेकफास्ट कराते रहें। क्योंकि यदि बच्चा इस टाइम में क्लास में है, चाहे वो नर्सरी हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यानी उसको पोषण सही मिले, इस चीज पर फोकस करना है। ठीक, तो ये चीज आपको यहां याद रखनी है कि जब हम शिक्षा की बात करेंगे तो उससे पहले हम पोषण की बात करेंगे उस बच्चे के लिए, भले वो आपके फॉर्मल सिस्टम में आ गया है। दूसरी बात यहां पे जो आपको ध्यान रखनी होगी, तो इसमें आप स्वास्थ्य के जस्ट बाद माहौल, वातावरण कैसा हो जहां पे बच्चा गया है आंगनवाड़ी केंद्र। वातावरण इस टाइप का होना चाहिए कि वहां पर बच्चा एकदम फ्री हो, उसको यह महसूस ना हो कि मुझे उस सिस्टम में बंद कर दिया गया है, या फिर उसको अपनी जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। क्योंकि अभी आपने विशेषता में देखा कि बच्चा जिज्ञासु है, वो सवाल कर रहा है, तो माहौल इस टाइप का होना चाहिए कि जो सवाल कर रहा है तो सवालों के लिए वो फ्री हो, ऐसा ना हो कि वो डर जाए या भयभीत रहे और बच्चा चुपचाप एकदम गुमसुम बैठ जाए। यदि ऐसा माहौल आंगनबाड़ी केंद्र में है तो बच्चे का जो भविष्य है वो अंधेरे में। तो यहाँ पर वातावरण में ये चीज ध्यान रखनी होगी कि प्यार का माहौल हो, बच्चे से लगाव हो, जो पढ़ाने वाले वहां पे टीचर्स हैं, खासकर वहां फीमेल टीचर्स होंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माताओं का उनसे, जो फीमेल टीचर्स हैं, छोटे बच्चों से ज्यादा लगाव होता है, ऐसा अक्सर माना जाता है। बाकी पता नहीं मनोवैज्ञानिक ऐसा कहे हैं, लेकिन करंट में कई बार ऐसे भी बात सामने आते हैं कि अपोजिट भी हो जाता है, कुछ पता नहीं। लेकिन मैक्सिमम आप इसको मान के चलेंगे कि 90% 80% ऐसे ही होता है कि फीमेल टीचर से उनका बच्चों से ज्यादा लगाव होता है, क्योंकि माताएं हैं तो वो इस चीज को जानती है बच्चे की देखरेख कैसे किया जाए। तो वहां पर स्नेह का माहौल होगा और जो टीचर्स होंगे फीमेल टीचर्स को ही वरीयता दी जाएगी, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक, इमोशंस को डेवलप करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ एक मौके दिए जाएंगे कि वो अपने संवेगों को वहां पे दिखा पाए, बता पाए, जुड़ पाए, वो प्यार जता पाए, आपसे अट्रैक्ट हो पाए, लगाव रहे उनका। इस लगाव के लिए आप क्या करेंगे, अपना जो क्लासरूम है या आंगनवाड़ी केंद्र है, जहां पे हॉल है, जहां बच्चे बैठते हैं, जहां बच्चे खेलते हैं, तो वहां पर खेल का माहौल बनाइए। यानी जो सिखा रहे हैं आप जो भी चीजें, वो लर्निंग बाई प्लेइंग, लर्निंग बाई डूइंग, इस टीचिंग मेथोडोलॉजी को आप शिक्षावस्था में फॉलो अप करें। आप वहां पर लेक्चर का यूज नहीं करेंगे, आप डिस्कशन का यूज वहां नहीं करेंगे, या शिक्षण की जो विधियां इंडक्टिव डिडक्टिव सिंथेसिस इस टाइप के जो नाम है, उनका शिक्षावस्था वाली स्टेज में जहां आंगनबाड़ी केंद्र होंगे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक, इसके बाद जो क्लासरूम होगा, हॉल होगा, जहां पर छोटे बच्चे हैं, जहां इन्फेंसी काल के यानी कि वो 0 से 6 साल के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में गए हैं, और खिलौनों का प्रबंध भी कीजिए। खिलौनों का प्रबंध इसलिए क्योंकि बच्चा खिलौनों के माध्यम से अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो अभिव्यक्ति है, उसको करने का प्रयास करता है, और उसकी जो हैबिट्स फॉर्मेशन है वो खिलौनों के माध्यम से होता है। क्योंकि खिलौने होंगे तो बच्चा आपस में खेलेगा तो उसके अंदर समूह भावना, यानी जो सामाजिकता की ओर आपको बच्चे को तैयार करना है। जैसे ही आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चा निकल के जाएगा और वो चाइल्डहुड वाली स्टेज में पहुंचेगा, तो वहां पर उसको सामाजिकता चाहिए, क्योंकि फॉर्मल सिस्टम में होगा। तो आपका आंगनबाड़ी केंद्र बच्चे को उसके लिए तैयार कर रहा है ये 3 साल। अब उस तैयारी के लिए आपको यह माहौल देना पड़ेगा, आपको सामाजिकता की फीलिंग विकसित करने के लिए कुछ ऐसे संसाधन जुटाने होंगे जिससे बच्चे के अंदर वो सामाजिकता, वो पॉइंट्स, वो नैतिक भावना तो यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन सामाजिकता से जुड़े हुए जो अलग उसकी डायमेंशन, जिसको हम कहेंगे एक दूसरे के साथ खेलना है, सहयोग है, इंटरेक्शन है, इस टाइप की जो विशेषताएं हैं उसमें विकसित हो जाए और बच्चा धीरे धीरे ग्रुप में रहना सीख जाए। क्योंकि फॉर्मल सिस्टम में वो अकेला बच्चा हो जाएगा क्लास में, अभी उसका जो घर जैसा माहौल था वो वहां जाके औपचारिक माहौल में कन्वर्ट होना है, क्योंकि बच्चा जैसे ही स्कूल में जाएगा तो उसका होना है। ठीक, और हमको क्या ध्यान रखना है इनकी शिक्षा में, हमको हमेशा इन छोटे बच्चों को जो इन्फेंट हैं
इस तरीके से वहां पे सिखाना है कि हमने कोई साउंड सिस्टम, कोई म्यूजिकल सिस्टम वहां पे लगा दिया, कोई गाना चला दिया, उसको आप सुना सकते हैं। कई बार टीचर्स वहां पर एक्शन प्ले करेंगे, एक्शन सॉन्ग्स। एक्शन सॉन्ग का मतलब ये होता है कि उनके हाथ के एक्सप्रेशन भी होंगे, और हाथ के एक्सप्रेशन के साथ साथ आप वहां पे बताएंगे कि कैसे किस चीज को याद रखना है। तो आ से अनार, तो आ बोलेंगे तो अनार भी दिखाएंगे भी और हाथ से भी बताएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो वस्तुएं होंगी उनको एक्शन फॉर्म में आप वहां पे दिखाते हुए बताएंगे, जिससे बच्चा उसको कैप्चर कर पाएगा। इन चीजों को वहां पे फॉलो करना है, ठीक। कुछ क्रिएटिव टास्क बीच बीच में आप कराते रहेंगे, बच्चों को इन्वॉल्व रखेंगे, और यहां पर मैक्सिमम कोशिश आप ये करेंगे कि बच्चे को जिन चीजों में, जिन टास्क में आनंद मिलता हो, उसको बहुत अच्छा फीलिंग रहती हो, उन कार्यों को आप कराने का प्रयास करें, ठीक। तो बच्चा खेल में आनंद लेता है, आप खेल खिलाएंगे। खेलों में दोनों तरह के खेल खिलाएंगे आप, इंडिविजुअली भी और ग्रुप वाले भी। कई बार होता है कि बच्चे को आपने एक खिलौना दिया और कहा कि इसको ठीक करो, इसको ड्यूरेशन में कराएंगे, ठीक। इसके साथ साथ में जहां पे मोरलिटी तो नहीं है बच्चे के अंदर, वो नैतिक भावना उसके अंदर नहीं थी, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड आ गया है, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र की यहाँ पर हम बात करेंगे तो 3 to 6 years, यानी जहां पे ट्रांजिशन, एक बिस्किट के पैकेट के बजाय 2 दे देंगे, तो वहां पे ये उसके लिए रिवार्ड है, बहुत बड़ा रिवार्ड है। वहां पे भौतिक रिवार्ड की ही जरूरत है, वहां पे शाबाशी करने से भी काम नहीं चलेगा, वहां पे सर्टिफिकेट देने से भी काम नहीं चलेगा। बच्चा छोटा है, वो नहीं जानता वो सब चीज, जानते हुए भी उसके लिए वो टिकाऊ नहीं है। पनिशमेंट की जहां बात होगी कि सहारा लिया जा सकता है, तो कैसा पनिशमेंट। कभी कभी बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता है, तो कोई ऐसी बात कह जाते हैं, आप शब्द बोल जाते हैं जो उसके घर के परिवेश में बोला जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा तो फॉलो अप किया, उसकी कोई गलती नहीं। घर में या आसपास आते समय या रास्ते में या साथियों से उसने कोई बात ऐसी सुन ली और क्लास में बोल दिया, तो वहां पर पनिशमेंट ये देना है, उसको डांटना है, लेकिन प्यार से। उसको ये कहना है कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं बोला जाता है, ऐसे बोलेंगे तो आपको लोग डांटेंगे, पीटेंगे, तो उसको बस बताना है। और कभी जरूरत पड़ जाए, कभी ऐसा कह रहा है तो हल्का सा ये कह सकते हैं कि पनिशमेंट आप वहां पे दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे लिमिटेड, और उसमें प्यार बना रहे। इतना पनिशमेंट, प्यार खत्म ना होने पाए, उस पनिशमेंट में भी वो लव रहना चाहिए, ये बहुत ही कंपलसरी। ये खत्म होगा तो इन्फेंसी पीरियड की शिक्षा खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये उसका बेस है। इसके साथ यदि हम तो इसको देख लेते हैं। इसमें किसी कोई क्वेश्चन हो 1-2 मिनट में तो पूछ लीजिए, एनी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अनीता मौर्य जी ने रेज हैंड का ऑप्शन भी क्लिक किया है, हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन हो। नहीं सर, अनीता जी की आवाज नहीं आ रही, मैं उनसे बात करता हूँ। अनीता जी का साउंड बंद है, इसलिए इस वजह से हो सकता है हैंड रेज की है वो। कंटिन्यू। जी बिल्कुल। ओके, कंटिन्यू करें सर। जी सर, बिल्कुल आगे बढ़ाइए इसको, मैं बात करता हूँ अनीता जी से। हेलो सर। जी, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। सर हम पूछना चाहते हैं, जैसे समावस्था में अगर बच्चा 3-4 साल का है और जैसे कुछ ज्यादा ही जैसे शरारत करता है, जैसे उसको कैसे रोका जाए, मतलब उसे किस, मान लीजिए प्यार से नहीं समझ रहा है, तो मतलब हम उसे कैसे वो है, क्योंकि पिछली क्लास हमने बताया हो है, और जो कुछ कर रहा है उसको हेरिडिटी से मिला हुआ है। बच्चा तो बच्चा है, उसको बताना ही पड़ेगा। आप विशेष उसके ऊपर एम्फेसिस कुछ नहीं करेंगे, नहीं रहते, ठीक है ना। हाँ, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अगला टॉपिक, क्योंकि समय कम है, अगली क्लास भी है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण, क्योंकि आपकी सीटेट में भी एक टॉपिक दिया हुआ था, तो इसको देख ले रहे हैं, और सब आता ही है, ठीक। और ब्रीफ से चलेंगे, समय कम बचता है हम लोगों के पास, ठीक। मानव विकास, वो उसकी हेरिडिटी और उसको अब तक जो माहौल मिला, उन दोनों का समग्र स्वरूप है जो आपके सामने है। उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, जो गुण हैं, जो उसके विकास हुआ है, जिस स्वरूप में आपके सामने वो खड़ा हुआ है, आपकी क्लास में है, आपकी क्लास में एक विद्यार्थी के रूप में, तो आप ये समझें तो उसकी हेरिडिटी से जो उसको मिला हुआ है वो है, और बाकी अब तक के जीवन में माहौल जो मिला है, उन दोनों का एक प्रतिफल है जो आपकी क्लास में है।
ठीक, ऐसे समझिए। यदि हम वंशानुक्रम की बात करें हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी वो लक्षण है जो उसको जन्म से ही मिल जाते हैं। हम ये कहें कि उसके बीज स्वरूप में ही, जैसे पौधा है उसका एक बीज होगा, तो बीज में ही उस वृक्ष के, उस पौधे के वो समस्त लक्षण मौजूद है पहले से, जो भविष्य में दिखाई देगा। यदि हमने कोई बीज बोया है तो उसमें उसकी आयु क्या होगी, उसकी शाखाएं कैसी होंगी, उसका कलर कैसा होगा, कितनी टाइम ड्यूरेशन तक वो रहेगा, कैसी जड़ें होंगी, कुल मिलाकर उस पौधे के विषय में जो समस्त गुण उसके थे वो पहले से ही बीज में मौजूद थे। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि वंशानुक्रम वह चीज है जो माता पिता से संतान को जो गुण प्राप्त हुए हैं, उन गुणों का नाम ही वंशानुक्रम है, हेरिडिटी। तो इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम भी आते हैं। तो इसमें रूथ बेनेडिक्ट एक नाम आ रहा है, रूथ बेनेडिक्ट, इन्होंने वंशानुक्रम के संबंध में कुछ बातें कही हैं। एक नाम आएगा जेम्स ड्रेवर, ये नाम आपको किताबों में मिल जाएंगे और बड़ा इजी नाम है, कहीं भी इन लोगों ने स्टडी किया है तो इनका ये है। ठीक, रूथ बेनेडिक्ट का स्टेटमेंट भी यही था जो आपको भी बताया कि वंशानुक्रम क्या है। तो इन्होंने ये डिफाइन किया कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले जो ट्रेट्स हैं, गुण हैं, उन गुणों का नाम ही वंशानुक्रम। ये रूथ बेनेडिक्ट का स्टेटमेंट था। जेम्स ड्रेवर की बात करें तो इनका कहना यह था कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का, फिजिकल प्लस मेंटल, दोनों विशेषताओं का संतानों में ट्रांसफर यानी हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम, ये जेम्स ड्रेवर साहब कहते हैं। और वीएन झा साहब कहते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यानी जन्म से जो कुछ मिला है, जितनी भी विशेषताओं से जन्म से मिली है, उन समस्त विशेषताओं का एक एब्सोल्यूट, जिसको कहिए कि सबको जोड़ दीजिए, इसको हम कह सकते हैं समेशन कहिए, या क्योंकि डेवलपमेंट में आपने h इंटू ई तक पहुंच गए हैं, उसका प्रतिफल स्वरूप माना गया है, तो यहां पर इसका योग मान लीजिए कि का निर्माण हुआ। ठीक है ना, तो वहां केंद्र है, केंद्र में गुणसूत्र है और गुणसूत्र ही आपकी इन विशेषताओं को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि जो हेरिडिटी का लक्षण है उसको हैंडओवर करने के लिए, यानी कि उन गुणों को अपनी संतानों तक पहुंचाने के लिए जो प्रमुख भूमिका में होता है वो गुणसूत्र होता है। ठीक, तो यहाँ पर केंद्र में यही पाया जाएगा, ये सामान्य रूप में ही होंगे 23 जोड़े गुणसूत्र। ये सवाल तो आपको पहले से पता होगा। अब हम इसके थोड़ा सा और आगे से चलते हैं कि वंशानुक्रम का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो मनुष्य आपके सामने है, इस मनुष्य में 50% हेरिडिटी की बात कर रहे हैं इस समय, 50% इसको अपने माता और पिता से मिला, और बाकी जो बचा 1/2 आधा हिस्सा 50%, यानी ये तो इसको सीधे सीधे माता पिता से ही मिला, जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, माता है पिता है। बाकी 1/2 हिस्सा जो 50% बचा, इस 50% में इनके पूर्वजों का प्रतिफल है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसका कैसे आपको देखना है, इसको देखते हैं। जैसे कि माता पिता से 1/2, उसके बाद उनके दादा दादी आपके हो गए तो उनसे 1/4, फिर उनसे भी अगली पीढ़ी परदादा परदादी तो उनसे 1/8, उनके भी माता पिता तो उनसे 1/16, उनके भी माता पिता, यानी डॉट 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 करते जाएंगे आप, और ये सब मिलाएंगे तो लगभग एक होगा, या आप ऐसे कहिए कि 0.9999 करके ऐसे ऐसे 1 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला पता नहीं कहां तक जाएगा, क्योंकि हमारे पूर्वज जहां से शुरू हुए हैं वहां से लेके तो 1 समथिंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास जो हेरिडिटी है, यानी जो जीन्स है, जिसको हम हिंदी में पितृक कहेंगे, गुणसूत्र से जुड़ा हुआ पहलू है, वो इन सारे गुणों का समग्र स्वरूप है, जो हमको हेरिडिटी के रूप में मिला है, आनुवंशिक रूप से मिला है, और ये प्रतिफल
लाखों करोड़ों वर्ष से जब होमोसेपियंस बना था, मानव जीवधारी बना, क्योंकि हमारे पूर्वज तो बंदर थे, तो वहां से लेके आज तक के जो गुण थे वो उन सारे गुणों का समग्र इतना, और बाकी शेष 50% जो करंट में आपके माता और पिता हैं उनके गुणों का ट्रांसफर है, यही हेरिडिटी है। ठीक, अब इसके कुछ नियम और सिद्धांत देख लेते हैं कि ये कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इनके सिद्धांतों की बात करें तो पहला, हंसराज जी एक प्रश्न हमारा है यहाँ से सभी लोगों से है। जी सर। और मैं ये जानना चाहता हूँ, जो शादी विवाह लोग करते हैं और जहाँ पे दान दहेज को लोग वरीयता देते हैं और कुल वंश और खानदान और बाकी उसकी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो वैवाहिक संबंध बने, पहले आप जो है पड़ताल कर लीजिए कि आपके इनके अनुवांशिक गुण, इनके जो पूर्वज हैं, कुल खानदान के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं और इनकी आगे की विशेषता क्या है। तो आपका आगे का जो आगे की संतान, आगे का संबंध जो होगा बिल्कुल दृढ़ बनेगा, वहाँ मजबूत बनेगा वहाँ पे। और आगे आपका जो गुण जो मिलेगा, पैतृक गुण आपके मिलेंगे, बच्चों को अनुवांशिक गुण जो मिलेंगे, ये पैसे से ज्यादा कीमती होंगे। इसलिए आप धन पर, दौलत पर या इस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। आप बच्चे के गुण को देखिए, परिवार के उसको अनुवांशिक बाकी चीजों को अध्ययन करिए, उसके बाद शादी वैवाहिक संबंध कायम करिए, तो धन दौलत और दहेज से ज्यादा कीमती होगा। जी सर। अच्छा, इसमें एक बात आपको जोड़ना चाहेंगे, एक स्टडी हुआ है इसमें जी। ज्यूक वंश था एक, उसका स्टडी हुआ था, नाम है ईस्टब्रुक। तो उन्होंने स्टडी किया था, उनका स्टडी कुछ इस प्रकार से था कि एक व्यक्ति था ज्यूक मतलब उस कंट्री का था, तो ये स्टडी करने वाले थे डगडेल और ईस्टब्रुक। तो उन्होंने स्टडी किया और ये पाया कि एक व्यक्ति था जिसका आचरण बहुत खराब था, भ्रष्ट था, और उसने अपनी ही जैसी किसी फीमेल स्त्री से शादी किया। ठीक है, शादी करने के बाद उन्होंने जो स्टडी किया 5 पीढ़ियों का, लगभग 1000 लोगों का स्टडी किया जो उन दोनों की संतानें थे। ठीक, 5 पीढ़ियों में जब इन्होंने स्टडी किया तो उसमें यह पाया कि अधिकांशतः शैशवावस्था में ही मर गए उनके बच्चे। ठीक, लगभग 440 डिसीज से ग्रसित हो गए। 310 लोग, लगभग 1000 लोग थे, उसमें से 310 लोगों ने भिक्षावृत्ति यानी कि भीख मांगने को भिक्षावृत्ति धंधा अपना लिया। 130 लोगों को जेल में जाना पड़ा, केवल 20 लोग थे जो अपने ठीक से जिंदगी चला पाए। जी, वही चीज है। तो अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि हेरिडिटी का कितना प्रभाव, और ऐसे कई स्टडी हुई है। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी होता है कि आपके पूर्वज कैसे थे, आपके माता पिता कैसे थे, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो सारे टेट्स आपके आने ही है। ठीक, सर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, समय कितना है सर अपने पास अभी? इसके बाद क्लास कितने बजे से है? जी, क्लास का टाइम 8:30 बजे से है अरबी से। 8:30। तो हमारे पास कितना समय है? 6 मिनट आपके पास समय, 6 मिनट समय है सर, 6 मिनट का। अच्छा, 6 मिनट में समराइज करना है तो केवल नाम बताएंगे, डिटेल में जी। हाँ, तो वंशानुक्रम के सिद्धांत की जब हम बात करें तो पहला सिद्धांत, ये बीजमान, एक हम लोगों का थोड़ा सा ब्रीफ में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बताते बताते भी डिटेल हो जाता है। इनका एक एक्सपेरिमेंट था जो चूहों पर था, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि चूहों की पूंछ काटते जाइए, और इन्होंने 23 पीढ़ियों तक, लगभग ये कहिए कि बहुत सारी पीढ़ियों तक इन्होंने चूहों की पूंछ काटी, और ये देखा कि क्या कट्टी पूंछ वाले चूहे ही उत्पन्न होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इनका कहना यह था कि कुछ मूल जीवाणु हैं, बीज कोष है, उसमें निरंतरता बनी रहेगी, उसका संक्रमण नहीं होगा, यानी कि पूंछ कटे हुए दोनों हैं, नर और मादा, तो उनके बच्चे पूंछ कटे हुए नहीं होंगे। ये बीजमान का एक्सपेरिमेंट था। इस सिद्धांत का नाम है कि जो मूल जीवाणु है, मूल बैक्टीरिया है, उसमें निरंतरता बनी रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, सेकंड प्रिंसिपल की जब हम बात करेंगे तो समानता का था। समानता वाला प्रिंसिपल आपसे ये कहता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही संतान होंगे। तीसरे प्रिंसिपल की जब हम बात करेंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि व्यक्ति में 1/2 माता पिता से, 1/4 उनके दादा दादी से, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आप चले जाएंगे तो ये पाया जाता है। ठीक, अब यहां पर ये भी ध्यान देना होगा,
जो बीजमान का एक्सपेरिमेंट यहाँ मूल जीवाणु में निरंतरता है, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सिद्धांत है कि यहाँ पे जो अर्जित गुण है उनमें अवितरण का नियम लागू होता है, यानी कि वो संतानों में नहीं जाता है। तो ये सिद्धांत भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अवितरण में उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगली जनरेशन में नहीं गया और मूल जीवाणु था वो कंटिन्यू रहा। ये दोनों प्रिंसिपल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हैं। हालांकि इसका खंडन हुआ है और विकासवाद के जो पुराने सिद्धांत है लेमार्क और डार्विन के, आपको पता होगा कि लेमार्क हमेशा कहते थे कि संघर्ष करते करते जिराफ की जो गर्दन थी वो लंबी हो गई, यानी कि उन्होंने कंटिन्यू उन गुणों का संक्रमण किया था और धीरे धीरे उनका जेनेटिक स्वरूप हो गया। तो वो चीज लेमार्क की थ्योरी है और डार्विन की थ्योरी में भी वही सब कहा गया था कि केवल शक्तिशाली लोगों की ही रक्षा प्रकृति करती है, ठीक है ना। कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। हैरिसन का कीट पतंगों पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उन्होंने ये देखा कि जो फैक्ट्री के आसपास के थे जहाँ धुआं धूल मिट्टी था, वहां के कीट पतंगे जेनेटिकली उनका स्वरूप भी बदल गया और उनकी हैबिट्स भी बदल गई, उनका कलर भी बदल गया और जो खुले माहौल के थे वो वैसे ही रहे। इससे ये पता लगा कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है लंबे समय तक ये प्रभाव डाले तो जेनेटिकली हो जाता है। ये चीज भी यहाँ पे कुछ सिद्ध हुई है, इसलिए बीजमान का जो एक्सपेरिमेंट है वहां पे जो बताया गया उसका खंडन भी यहाँ पे किया गया है। इसके बाद कुछ और भी नियम है। कई बार जेनेटिकली स्वरूप में भिन्नता भी पाई जाती है। आपने देखा होगा कि माता पिता दोनों ही प्रतिभाशाली थे लेकिन बच्चा उससे डाइवर्ट हो गया। ये चीज भी होती है, लेकिन ये तब होता है जब उसमें जो जीन्स है उसमें कौन सा पार्ट डोमिनेंट है, कौन सा सुप्तावस्था में है। ये डोमिनेंट पार्ट ज्यादा प्रभावी हो गया तो वहां पे वो लक्षण आपका दिखाई देगा। इसको आप ये कह सकते हैं कि प्रत्यागमन का नियम भी है कि उससे थोड़ा सा रिग्रेट हो गया है, रिग्रेशन का प्रिंसिपल फॉलो हुआ। और प्रकृति में हमेशा ये रहता है कि जो प्रभावी है उसी के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे किसी भी जगह यदि आप देखेंगे कि फसल बोएंगे तो जो बीज बहुत अच्छा होगा वो बाकी फसल पर एकदम डोमिनेंट हो जाएगा। आप देखेंगे कि उसने सबको कवर कर लिया, उसका पोषण भी खींच लेता है, तो यहाँ भी वो चीज आपको दिखाई देगी। ये मेंडल नियम भी इसी से जुड़ा हुआ है, आप उसको समझ पाएंगे। और व्यक्तित्व पर जो वंशानुक्रम का प्रभाव है उसको आपने ठीक प्रकार से देख लिया है। इसमें दोनों ही इफेक्ट कार्य करेंगे, उसके आंतरिक और बाहर। ठीक, बाहरी वातावरण में आपका सामाजिक परिवेश है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, या जितना भी बाहर आपको मिला जन्म के बाद उसको आप समझिए बाहरी वातावरण, और जन्म से पूर्व या जन्म तक जो आपको मिला है उसको आप कहिए आंतरिक वातावरण। और दोनों का जो प्रभाव होगा वही आपके सामने दिखाई देगा, आपकी पर्सनालिटी के गुणों में वो चीज दिखाई देगी। ठीक, इसमें एक दो पॉइंट्स और, क्योंकि अपने पास 2-3 मिनट समय अभी बचा हुआ है, इसको हम शिक्षा से जोड़ के आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा। एक स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा, शिक्षा का मतलब होता है, आपने पढ़ा भी होगा, कुछ क्लासेज में बताया भी गया होगा। यदि हिंदी की बात करें तो शिक्षा में शिक्ष धातु से इसका मतलब होता है कि जानना, किसी वस्तु को समझना, उसका नाम शिक्षा है। इंग्लिश की बात करें तो ई प्लस वहां पे एजुकेयर है, एडुसियर है, या फिर ई प्लस ड्यूको। ई मीन्स अंदर से, ड्यूको मीन्स बाहर निकालना, यानी मनुष्य के भीतर अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, स्वाभाविक शक्तियों का प्रकटीकरण ये कहिए, उसको हम शिक्षा कहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये जो हम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चा है, छोटा है, आप छोटे बच्चे के अंदर कितनी काबिलियत पहले से मौजूद है। इसमें 2 तरह की थ्योरी आपके सामने आ जाती है। एक थ्योरी का नाम यहाँ पर होता है, उसको आप कहेंगे रैशनलिज्म यानी बुद्धिवाद, और एक सिद्धांत निकल के आता है एम्पिरिसिज्म यानी अनुभववाद। बुद्धिवाद ये कहता है कि बच्चा जो कुछ सीखा है वो बुद्धि से सीखा है, अनुभव का कोई प्रभाव नहीं, और इसके समर्थक हैं डेकार्टे। हालांकि फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यहाँ टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चा ब्लैंक स्लेट है, टेबुलर आशा है, उसका मन मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान है, ये सवाल आता है। तो ये यहाँ पर अनुभववाद से जुड़ा हुआ है, एम्पिरिसिज्म से। इसके प्रतिपादक है लॉक, और लॉक का कहना यह था कि बच्चा जो कुछ सीखा है वो अनुभव से सीखा है। जन्म से तो वो कोरी स्लेट था, उसको कुछ नहीं मिला, और बाहर वातावरण में आने के बाद उसने जो कुछ सीखा, जो कुछ देखा, जो कुछ फॉलो अप किया, वही उसकी उस स्लेट पे लिखा गया है। ऐसा ही अनुभववादी मानते हैं। लेकिन दोनों ही विचारों का फिर खंडन हुआ। लॉक साहब कहते हैं ब्लैंक स्लेट है, और उधर पे डेकार्टे साहब कहते हैं बुद्धिवाद वाले कि वो अपनी बुद्धि से सीखा है, अनुभव का उस पर बाद में प्रभाव पड़ा या फिर नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन
रैशनैलिटी है यानी बुद्धि है, और अनुभववादी प्लेटो कहते हैं कि बुद्धि प्राप्ति का एकमात्र साधन उसकी जिंदगी के अनुभव है जो जन्म के बाद प्राप्त किए हैं। शुरू में वो स्लेट है, लेकिन बुद्धिवादी कह रहे हैं कि नहीं, उसके पास बुद्धि है, वो ब्लैंक स्लेट नहीं है। इन दोनों का जो बाद में बैलेंसिंग हुआ इक्विलिब्रियम, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है जिसका नाम है क्रिटिकल थ्योरी, जो कांट की है। हालांकि तीनों कॉन्सेप्ट फिलोसॉफी के हैं जो साइकोलॉजी में इंप्लीमेंट हुए। इनका कहना यह था कि दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ज्ञान की जो कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर है, उसके लिए तो आपको क्या चाहिए, कहीं ना कहीं बुद्धि चाहिए, और ज्ञान का फॉर्म है। या फिर आप ऐसे समझिए इस चीज को कि कंटेंट को केवल समझना है। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में ऐसे मान के चलिएगा कि जहां पर फॉर्म की बात करेंगे, फॉर्म का मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बने हुए हैं, ठीक, गॉड का है या फिर उस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वहां पर जो डायरेक्टली आपको संप्रत्यय मिल रहा है वो ज्ञान का एक स्वरूप है। तो ज्ञान के स्वरूप की यथार्थता आपको जानना होगा, तो वहां पर रैशनैलिटी की जरूरत होगी, क्योंकि लॉजिक की जरूरत होगी, वहां पर इंटेलिजेंस की बात होगी। लेकिन जहां पर अनुभव से जुड़े हुए पहलू हैं, यानी कि उसने जो कुछ देखा है, जो कुछ ऑब्जर्व किया है, जो उसकी जिंदगी में उसने परसेप्शन किया है, तो उसके अनुभव है। तो जो परसेप्शन के द्वारा उसको मिला है, उसको आप ऐसे कहिए कि कंटेंट जो कुछ इस दुनिया में उसने देखा और सीखा, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिसिज्म, और जो कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स थे ब्रेन में बने, दैट इज रैशनैलिटी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ या समग्र स्वरूप मिला, उसको आप कहेंगे क्रिटिकल थ्योरी। ये कांट का था। चलिए इसी के बाद अब समय ओवर हो गया है, किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, इसके बाद फिनिश करते हैं, क्योंकि अगली क्लास डिस्टर्ब ना हो। एनी क्वेश्चन? बाकी किसी का कुछ होगा डिटेल तो फिर अगली क्लास में हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? सर हेरेडिटी के इफेक्ट से बचा नहीं जा सकता क्या? एक बार फिर से पूछें। सर कह रहे हैं जी जी, हेरेडिटी का जो इफेक्ट होता है उससे बचा नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी बीज है, उसमें पौधे के लक्षण पहले से आप कहें कि बिना बीज के पौधा कैसे बनेगा, संभव नहीं है। हेरिडिटी तो आपको जन्म से ही मिला हुआ है, आपके माता पिता के वही गुण हैं जो आपको बच्चे के रूप में मिले हैं। आप कहें उससे बचना है तो माता पिता से बचना पड़ेगा, तो कैसे इस दुनिया में आएंगे, वो तो संभव नहीं है, उससे नहीं बचा जा सकता है। वो तो मिलेगा ही, वो ऑटोमेटिक है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं। केवल वातावरण को बदल सकते हैं या इंप्रूव कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं, लेकिन हेरिडिटी से बिल्कुल नहीं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो अगली क्लास को आप सभी जी 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 हाँ हाँ क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम होती है रोग संबंधी तो हेरिडिटी से रिलेटेड, तो उसको चिकित्सा के द्वारा सही किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो हेरिडिटी वाली डिसीज है उनको तो नहीं बदला जा सकता है, वो कहीं ना कहीं दिखाई देंगी, लेकिन कुछ उसमें अभी चिकित्सा विज्ञान इतना डेवलप हुआ है कि थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किया जा सकता है, यानी उन चीजों को कैसे बचा जा सकता है, तो बचने वाली चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन रही बात हेरिडिटी से ही जुड़ा हुआ है और डायरेक्टली उन गुणों को आपको बाइफरकेट करना है या पार्शियल आउट करना है, उनको हटाना है उनके प्रभाव को, तो वो संभव नहीं, वो तो रहेगा। जी ठीक है, अगली क्लास का समय हो गया और संभवतः सर तैयार होंगे, इसलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर।